हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था 2 पार्टिकल सिस्टम का, 3 पार्टिकल सिस्टम, हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम था। आज हमारे पास है सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे आपके पास ऐसे टी शेप प्लेट दे देंगे, एल शेप प्लेट दे देंगे। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, आज पार्टिकल का नहीं है, आज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। चलिए करते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म टी शेप्ड प्लेट। यूनिफॉर्म का मीनिंग, यूनिफॉर्म का मीनिंग है इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, या ये कहें कि मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया सेम है, कांस्टेंट है। क्या है सर मास पर यूनिट एरिया का मीनिंग? मास पर यूनिट एरिया, अगर हम इसका एक यूनिट एरिया लें, ऐसे ये टी शेप की प्लेट है आपके पास, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है। अगर हम इसका एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें और यहां मास है सपोज 2 kg, तो नेक्स्ट 1 यूनिट एरिया में भी कितना होगा? 2 kg, फिर 1 यूनिट एरिया में कितना होगा? 2 kg। मतलब मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? यूनिफॉर्म टी शेप प्लेट, यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। और मास पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, और हम कहते हैं इसको सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज मास पर यूनिट एरिया, जो कि यहां पे कांस्टेंट दिया है। यूनिफॉर्म का मीनिंग यही है, ठीक है। कहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास? चलिए देखते हैं। सिग्मा समझ गए, सिग्मा क्या है? सरफेस मास डेंसिटी एंड इट इज मास पर यूनिट एरिया। चलो इसका कहां पे होगा देखते हैं, ध्यान से देखो। इसका मास पर यूनिट एरिया सेम है, तो इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन देखिए, ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये वाला, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सिमेट्रिकल है, मास पर यूनिट एरिया सेम है, समझे? मास पर यूनिट एरिया सेम है, सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहां सेंटर पे। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ठीक है। अब ये वर्टिकल पोर्शन देखिए, ये वर्टिकल पोर्शन पूरी एक ही प्लेट है, मास पर यूनिट एरिया सेम है, ये भी सिमेट्रिकल हो गई। ये जो वर्टिकल पोर्शन आपको दिख रहा है ये भी सिमेट्रिकल है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? हमने अलग अलग कर लिया इसको, हॉरिजॉन्टल पोर्शन को अलग देखो, वर्टिकल पोर्शन को अलग देखो। हॉरिजॉन्टल पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में, और वर्टिकल पोर्शन का भी बिल्कुल सेंटर में, यहां पे कहीं होगा, सही है। इसका यहां पे, इसका यहां पे। अब सेंटर ऑफ मास पूरी प्लेट का कहां पे होगा? हॉरिजॉन्टल पोर्शन अलग कर लिया, यहां पे आया, वर्टिकल पोर्शन अलग कर लिया, यहां पे आएगा, कहीं पे वो अभी अभी करेंगे कहां पे आएगा, लेकिन पूरी प्लेट का कहां पे होगा? इन दोनों के जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां पे कहीं, ये जो इनको लाइन ज्वाइन करेगी। अब ये तो ये बन गए ना, देखो हमने हॉरिजॉन्टल पोर्शन का सारा मास यहां पे एज्यूम कर लिया, बिल्कुल बीच में आएगा, और वर्टिकल पोर्शन का बिल्कुल बीच में आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, इसको और इसको, इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा, यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। इस लाइन जो, ये लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है वहां कहीं होगा, तो वही फाइंड करना है हमें, पूरी प्लेट का कहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। ऐसे एक प्लेट है, टी शेप की प्लेट है, इसका मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लिखा है ना, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, तो कहां पे सेंटर ऑफ मास होगा? ये क्वेश्चन है। फिर से कहे, हमने हॉरिजॉन्टल पोर्शन देखा, हमने कहा भाई सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। ये वर्टिकल पोर्शन भी सिमेट्रिकल, बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब इन दोनों का कहां पे आएगा वो करेंगे। इन दोनों का अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, मतलब पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो ये दोनों का मास हमें पता होना चाहिए, वर्टिकल पोर्शन का मास और हॉरिजॉन्टल पोर्शन का मास। पहले वो निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। मास ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, मास ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन कितना मास होगा भाई हॉरिजॉन्टल पोर्शन का? इसका मास। हमारे पास सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, सपोज इसकी सरफेस मास डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो मास कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इसकी मास, सरफेस मास डेंसिटी है, इंटू ए एरिया। हॉरिजॉन्टल पोर्शन का एरिया कितना है? रेक्टेंगल है 8 इंटू 2 16, तो 16 सिग्मा। नहीं आया समझ में? हमें हॉरिजॉन्टल पोर्शन का मास चाहिए, ठीक है। हमने कहा मास इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा सपोज इसकी सरफेस मास डेंसिटी है इंटू एरिया, एरिया कितना है? 8 इंटू 2 16 सिग्मा इसका मास हो गया। वर्टिकल पोर्शन का मास निकालते हैं। मास ऑफ वर्टिकल पोर्शन, 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 मास
अच्छा, इससे पहले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स स्क्वायर के कॉर्नर पे, n पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा अलग है, तो इनको ऐसे करना है। ठीक, हॉरिजॉन्टल पोर्शन का मास 16 सिग्मा, वर्टिकल पोर्शन का मास कितना होगा इसका, तो मास इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि प्लेट एक ही है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो सिग्मा इंटू ए, इसका एरिया वर्टिकल पोर्शन का एरिया, ये 6 है, ये 2 है, यहां से यहां तक देखो वर्टिकल पोर्शन, इसको यहां से यहां तक 6 है, ये 2 है, तो एरिया कितना हो गया 12 सिग्मा इसका मास हो गया, इसका 12 सिग्मा वर्टिकल पोर्शन का और हॉरिजॉन्टल पोर्शन का 16 सिग्मा। इतनी बात आ गई। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल है तो 16 सिग्मा सेंटर पे लाई कर रहा होगा यहां पे, और 12 सिग्मा यहां पे होगा, यहां पे 12 सिग्मा मास, यहां पे 16 सिग्मा मास। ठीक, यहां पे 16 सिग्मा मास लाई कर रहा होगा। अब आपके पास दो मास है, 16 सिग्मा 12 सिग्मा, सेंटर ऑफ मास निकाल लो, ओरिजिन ले लो कहीं पे, कहां पे ले, कहां पे ले, कहां पे ले, चलो यहां पे ले लेते हैं, यहां पे ओरिजिन ले लेते हैं, यहां पे ओरिजिन ले लेते हैं, यहां पे ओरिजिन ले लेते हैं। ये ऐसे देखो, इसको है, इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दो और देखो, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ये ऐसे, यहां पे 16 सिग्मा ओरिजिन पे बिल्कुल, और ये है हमारे पास 12 सिग्मा, कहां पे होगा इनका सेंटर ऑफ मास, चलो देखते हैं। ये समझ में आ गया क्या हुआ। ठीक, अब देखिए 16 सिग्मा से 12 सिग्मा कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बिटवीन, चलो देखते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। मतलब अगर ये 6 मीटर की है तो ये कितना ऊपर होगा 3 मीटर, तो ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई, ये 3 मीटर हो गई, ये यहां से और यहां तक। फिर से सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक, ये 6 मीटर का है, बिल्कुल सेंटर में होगा, मतलब यहां से 3 मीटर, ये 2 मीटर का है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे होगा। ये 2 मीटर का है सेंटर पे, ये 1 मीटर, ये कितनी हो गई डिस्टेंस 1 मीटर, ये वाली 1 मीटर और ये 3 मीटर, दोनों के बिटवीन कितनी डिस्टेंस हो गई, ठीक है 1 मीटर, ये 2 था ना सेंटर पे होगा तो 1 मीटर, और ये 3 मीटर तो 4 मीटर, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हो गई 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट XCM इज इक्वल टू M1 X1, ये तो ओरिजिन पे हो गया 0 हो गया, और ये M2 X2 4 अपॉन M2 X2 अपॉन टोटल मास 28 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा गया, सो XCM इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा गया ना, ये हो जाएगा 4 7 28, 12 अपॉन 7 मीटर। मतलब सेंटर ऑफ मास यहां से कितना नीचे है 12 अपॉन 7, 12 अपॉन 7। अब आंसर कैसे लिखें, यहां से कितना नीचे 12 अपॉन 7, तो चाहे यहां से निकाल लो एंड से, यहां से कितना ऊपर या यहां से कितना नीचे। ठीक, मैं एक पॉइंट बना देता हूं यहां पे, ये है हमारे पास वो टी शेप प्लेट ऐसे, ठीक, यहां पे पॉइंट ए है सपोज, ये वाला, दिस इज पॉइंट ए, यहां से कितना नीचे होगा सेंटर ऑफ मास, यहां से नीचे कितना है, यहां पे ओरिजिन लिया ना हमने, यहां से कितना नीचे, इसको ऐसे करके देखना है, ऐसे घुमा के यहां पे। ठीक, तो यहां से कितना नीचे, ये है 12 अपॉन 7, 12 अपॉन 7, ये 4 7 नहीं, हाँ 12, यहां से 12 अपॉन 7 नीचे, तो यहां से कितना नीचे ए पॉइंट से, ये भी आंसर ठीक है कि यहां से 12 अपॉन 7 नीचे, लेकिन मुझे यहां से चाहिए, यहां से कितना नीचे, इस पॉइंट से, दिस इज पॉइंट ए, यहां से कितना नीचे, तो यहां से 12 अपॉन 7, ये 1 मीटर है, ये 2 का हो गया ना, ये 1 पे हो गया, 1 हो गया, देखो यहां से 12 अपॉन 7 नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ मास 12 अपॉन 7 मीटर, तो यहां से कितना नीचे, ये कितना है, ये पूरा 2 मीटर का है, ये 1 मीटर ऊपर था, बिल्कुल सेंटर में सेंटर ऑफ मास, तो ये भी 1 मीटर, तो ए पॉइंट से कितना नीचे, फ्रॉम ए, यहां से नीचे 12 अपॉन 7, तो ए से कितना नीचे, फ्रॉम ए सेंटर ऑफ मास कितना नीचे हो जाएगा, एट, यहां से 12 अपॉन 7 नीचे, यहां 1 मीटर और है ए पॉइंट से, तो 1 प्लस 12 अपॉन 7 मीन्स एट विच इज इक्वल टू 19 अपॉन 7 मीटर। तो ए पॉइंट से कितना नीचे है सेंटर ऑफ मास, 19 अपॉन 7, लगभग 7 to 14 पॉइंट, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लो इसको,
सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो इतना ही। तो ये आ जाएगा लगभग 7 to 14.666667 हाँ 7 to 14.50774 तो 2.7 के करीब आ जाएगा, 2.7 मीटर। यहाँ ऊपर से 2.7 मीटर नीचे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। 2.7 में 2 मीटर ये है, 0.7 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। आना वो 16 सिग्मा के ही पास चाहिए था क्योंकि ये हैवी मास है। समझ में आ गया क्या हुआ? तो इस टी शेप प्लेट का जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया इस पॉइंट पे। कैसे किया? स्टेप्स ये हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल पोर्शन वर्टिकल पोर्शन को अलग अलग देखो, ठीक, दोनों का मास निकाल लो। मास इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा सेम है, मास पर यूनिट एरिया सेम है तो दोनों में सिग्मा आएगा, इंटू ए, एरिया निकाल लो उसका और इसका, ठीक है। तो एक का मास 16 सिग्मा, एक का मास 12 सिग्मा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन का 16 सिग्मा, वर्टिकल पोर्शन का 12 सिग्मा। अब ये सिमेट्रिकल है तो इनका मास बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, तो 16 सिग्मा को यहां पे एज्यूम कर सकते हैं, 12 सिग्मा को यहां पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब दो मास आपके पास है बस, 16 सिग्मा 12 सिग्मा। ओरिजिन कहीं पे भी ले लो, कहीं से भी निकाल लो, यहां ले लो, यहां ले लो, ठीक है। चाहे तो इस ओरिजिन को आप यहीं रख लेते सीधा सीधा, क्योंकि मैंने यहां से निकला, आप सीधा ओरिजिन को यहीं रख सकते थे भाई 16 सिग्मा 1 मीटर दूर है, ऐसा मैंने ओरिजिन पहले यहां ले लिया 16 सिग्मा पे, ठीक। तो 16 सिग्मा पे ओरिजिन लिया, इसको यहां देखना पड़ेगा अब अलग से, तो 12 सिग्मा इंटू 4 अपॉन टोटल मास, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। तो यहां से 12/7 मीटर नीचे, तो यहां से कितना 12/7 प्लस 1, ये 1 था ना, ये भी 1, 12/7 प्लस 1 मतलब 19/7 मीटर। इस पॉइंट से चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। आ गया, ये वाला क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका कहां आएगा सेंटर ऑफ मास, ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म में फाइंड करना, कहां पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लो सेंटर ऑफ मास के। इसमें ये देखो ऐसा, ये एल शेप का है, अभी टी शेप, अब एल शेप, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए इसमें, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स करो, कहां पे आ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। चलो देखते हैं कहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। टी शेप वाला तो हो गया, अभी एल शेप। चलो भाई देखो कहां पे आएगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना थिन फ्लैट प्लेट, ठीक। ये भी यूनिफॉर्म है, मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया वो कांस्टेंट रहेगा, और मास पर यूनिट एरिया सरफेस मास डेंसिटी वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पे ये एल शेप की आपको दिख रही है ऐसे, एल शेप, ये अलग अलग, ये एल शेप ऐसे, तो इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3। तीनों का एरिया देखो क्या सेम रहेगा, तीनों का एरिया क्या सेम है, इसका ये 1 मीटर और ये वाला 1 मीटर, क्योंकि ये 1 है, ये 1 मीटर, तो जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? तीनों का एरिया सेम है ना। देखो एल शेप की है ना, ये ऐसे प्लेट है एल शेप की, ये एल शेप की ऐसे, ठीक। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 और 3 ब्लॉक्स इसमें, तीनों का एरिया सेम है। देखो इसका 1 और ये वाला भी 1, क्योंकि ये टोटल 2 है तो ये भी 1 हो गया, ठीक। इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी ये देखो 1 और ये भी 1 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया भी ये भी 1 और ये भी 1 मीटर स्क्वायर। तीनों का एरिया सेम है, और हम जानते हैं मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, है ना, सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया। तीनों का एरिया सेम है, यूनिफॉर्म प्लेट है, मतलब सरफेस मास डेंसिटी भी सेम है, सिग्मा सेम, तीनों का एरिया सेम, तो तीनों का मास भी सेम। नहीं आया समझ में? नहीं आया। सिग्मा सेम, एरिया सेम, तो तीनों का मास भी सेम होगा। पूरे ये प्लेट का मास कितना है, मास ऑफ लैमिना 3 kg, मास ऑफ लैमिना 3 kg, तीनों का मास सेम है। फिर से पूरे प्लेट का मास 3 kg, तीनों का मास सेम है, तो एक का मास कितना हो गया 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, और इसका मास भी 1 kg होगा। भाई टोटल प्लेट का मास है 3 kg, तीनों का मास सेम है, तो एक का मास 1 kg हो गया, सीधा सीधा,
एक का मास कितना हो गया 1 kg। सही, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखते हैं कहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आ गया ना, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो अब देखो अब देखो, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ठीक, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के। चलो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स बना ले। हाँ यहां पे करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। यहां पे ये आ गया आपके पास ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं हम लोग। देखो ये ओरिजिन हो गया O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0 0, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये देखिए ये 1 मीटर आगे है 1 0, और ये 2 मीटर आगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे 2 0। ठीक, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास। एक्स में देखो 2 मीटर और वाई में 1 2 1, ये वाले पॉइंट के इस पॉइंट के इस पॉइंट के इस पॉइंट के 1 1 1 1, इस पॉइंट की बात करते हैं 1 2 1 2, ये 2 मीटर हो गया ना ऊपर, 1 + 1 2। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 2। सही आ गया क्या, हाँ 0 0 और 1 0 2 0 बिल्कुल ठीक, 2 1 बिल्कुल ठीक, और ये हो गया 1 1 बिल्कुल ठीक, और 1 2 0 2, ये बिल्कुल सही है। इसके भी कर लेते हैं, इस पॉइंट के भी कर लेते हैं। इस पॉइंट के कितने आ जाएंगे भाई 0 और 1। ठीक, अब देखो सिमेट्रिकल है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, बिल्कुल बीच में यहां पे। सपोज दिस इज C1, इसका सेंटर ऑफ मास, इस ब्लॉक का मास, सेकंड ब्लॉक का मास C2 बिल्कुल सेंटर पे, इसका C3। देखो L शेप प्लेट थी हमारे पास, हमने कहा इसका सेंटर ऑफ मास कहां से निकालें, तो इसको 3 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड कर दिया 1 2 3। ठीक, तीनों सिमेट्रिकल है, तीनों का मास सेंटर पे होगा, तो ये आ गया C1 C2 C3, C1 C2 C3। अब हमने इनको 3 पार्टिकल जैसा बना दिया, समझे, 3 पार्टिकल सिस्टम, C1 C2 C3। C1 इसका मास पूरे सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं सिमेट्रिकल है, इसका भी सेंटर पे सिमेट्रिकल है, इसका भी सेंटर पे सिमेट्रिकल है। तो अब 3 पार्टिकल सिस्टम बन गया C1 C2 C3, C1 C2 C3, C1 C2 C3। अब C1 C2 C3 इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। C1 C2 C3 के x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले C1 के x कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेंटर पे है तो 1/2, और y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर है C1 1 तो है ही, 1 मीटर तो ऊपर है ही, C1 यहां पे होगा ना, तो 1 मीटर तो ऊपर है ही, प्लस हाफ 1 प्लस आधा 3/2। अब C2 के निकाल लेते हैं, C2 x हाफ पे है 1/2, और y कितना ऊपर है, ये भी हाफ पे है, ये आगे ये ऊपर 1/2। ठीक है जी, ये भी हो गया। C3 कितना आगे है, 1 तो है ही, 1 तो है ही, प्लस हाफ 3/2 3/2, 1 तो है ही प्लस हाफ, ये C3 के आ रहे हैं 3/2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हाफ ऊपर है 1/2। सही है, C1 C2 C3। अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम बन गया C1 C2 C3, इनके x y कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, एक मास ये है, अब एक मास ये है। अब ये ब्लॉक नहीं देखना, अब 3 मास देखना है, 1 2 3। ठीक, सपोज दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। M1 X1 ये कितना मास है यहाँ पे इसका मास कितना है 1 kg, एक ब्लॉक का मास 1 kg, तो यहां पे समझो 1 kg है, 1 kg है। ठीक है, अब देखो इसके कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 X1, M1 1 kg, X1 हाफ पे है तो हाफ, 1 इंटू हाफ, प्लस M2 X2, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं M2, ये भी 1 kg का है, X2 1/2, प्लस M3 X3, M3 इज अगेन 1, ये भी 1 kg का है, और X3 कितना आगे है, हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, अपॉन टोटल मास 3, 1 + 1 + 1 3। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का, ये हो गया आपके पास 2 3 4 5/6। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, YCM, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालो, M1 ये 1 kg का है, इंटू y1 3/2, 1 इंटू 3/2 3/2 ये होता है, प्लस M2 y2, M2 इज अगेन 1, y2 इज हाफ, प्लस M3 1 इंटू y3 हाफ, अपॉन टोटल मास 3। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया आपके पास 2 3 4 5/6। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए x कोऑर्डिनेट 5/6, y कोऑर्डिनेट भी 5/6, 5/6
5/6, समझ में आ गया ना? 5/6, 5/6 कहां पे होगा? 5/6 कहां पे होगा? 5/6 एक्स की बात करें तो 5/6 0.8 यहां पे कहीं होगा, एक्स और वाई भी यहां पे ही होगा, ठीक, यहां पे कहीं है इसका सेंटर ऑफ मास, यहां पे इस पॉइंट पे, सही है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? देखो देखो देखो, डायरेक्ट बताऊं मैं? खैर कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक रफ आइडिया आप ले सकते थे। इसको हटा दूं, चलो ये वाला हटा दूं। एक रफ आइडिया आप ले सकते थे भाई, एल शेप प्लेट है आपके पास, ऐसे एल शेप प्लेट है, ऐसे एल शेप प्लेट है आपके पास। इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, इसका तो यहां पे होगा 1 kg, इस पोर्शन का यहां पे होगा 1 kg, इन दोनों का बिल्कुल सेंटर पे होगा, इक्वल मासेस हैं, तो 2 kg यहां पे एज्यूम कर लो और 1 kg तो यहां पे है ही। अब आपके पास क्या क्या है? 1 kg इसको आपने 2 बना लिया, यहां पे ले लिया इन दोनों का मास, तो अब 2 kg और 1 kg बाकी रह गया। इन दोनों का कहां पे होगा? इनकी लाइन ज्वाइन कर दो, 2 kg की तरफ होगा तो यहां पे आएगा। रफ आइडिया भाई, यहां पे आएगा, बाकी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। समझ में आ गया? ऐसे कर सकते थे, चाहे तो पहले ये 1 और ये 1 ले लो, इसको मत लो, ये 1 और ये 1 को एक साथ ले लो, 1 और 1, इनका 2 kg बिल्कुल सेंटर पे आएगा, और यहाँ पे अब 1 kg, अब ये 2 kg और 1 kg रह गया, तो इनका कहीं 2 kg की तरफ यहाँ पे देखो वहीं पे आ रहा है। सिर्फ समझ आ गया? ये है तरीका, बाकी आप कैलकुलेशन तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो ये सेंटर ऑफ मास, कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला भी हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, ऐसी थिन रॉड है, थिन रॉड है जिसका मास है सपोज m और लेंथ है इसका l, लेंथ कितना है? l, और बोला गया इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म का मीनिंग हो गया थिन रॉड है, थिन रॉड है और यूनिफॉर्म है, रॉड है, रॉड है, थिन रॉड है और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मीनिंग इसका मास पर यूनिट लेंथ, एरिया नहीं, थिन रॉड है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा। क्या है इसका मतलब? मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा सर, मैं बता रहा हूं, इसको हटाने दो पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक थिन रॉड है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको इस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, इसका मास है m और लेंथ है l। अब कैसे करें? देखो अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, सिमेट्री से आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से हम करेंगे इसको। कैसे सर? देखो ध्यान देना, क्या करना है हमें? एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है जिसका मास m है, लेंथ l है, थिन रॉड है। कैसे करेंगे? ध्यान देना, हमने ओरिजिन ले लिया यहां इसके एंड पे, यहां पे ओरिजिन ले लिया यहां पे, ठीक है, और इसका मास m, लेंथ हो गई इसकी l। ओरिजिन से सपोज x1 डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल मास लिया, स्मॉल मास dm, स्मॉल मास dm। ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे हमने एक और मास लिया dm। अब ऐसे छोटे छोटे dm यहां से यहां तक होंगे, यहां से यहां तक dm 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 dm, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास, यही होता है ना, अपॉन m1 प्लस m2 ये। तो m1 के प्लेस पे यहां पे dm है, स्मॉल मास dm, d लग गया ना, स्मॉल मास, स्मॉल मास dm x2 पे, तो dm x2 प्लस dm x1 प्लस dm x3 प्लस m1 x1 m2 x2 ऐसा होता है ना, तो dm x1 प्लस dm x2 प्लस dm x3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन, ये पूरा आएगा ना, ये समेशन होगा इसका, और क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसके लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm, ये चलता रहेगा। देखो देखो फिर से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? पढ़ा है हमने, m1 x1 प्लस m2 x2, ये चलता रहता है आगे, अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2 यही तो आता है टोटल मास, ठीक। यहां पे m1 dm छोटे छोटे मास ले रहे हैं हम, dm स्मॉल मास, तो dm x1 प्लस dm x2, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने x dm का, x dm, ये बार बार है ना x dm, इसका इंटीग्रेशन कर दिया अपॉन टोटल मास, मास ऑफ रॉड m। ऐसे ही अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, तो y dm अपॉन टोटल मास m। ऐसे ही अगर z कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, z dm अपॉन टोटल मास m, ठीक है, ऐसे कर। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करें? x को अगर इंटीग्रेट करना है तो यहां पे dx होना चाहिए। अब dm को dx की फॉर्म में कैसे लेके आए? dm को dx की फॉर्म में कैसे लेके आए? अब ये देखना पड़ेगा। चलिए रॉड का ही सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं, कहां पे आएगा? सिमेट्रिकल है रॉड,
यूनिफॉर्म रॉड है तो सीधा सीधा देखने से पता लग रहा है कि सेंटर पे आएगा, बिल्कुल सेंटर पे, लेकिन हमें यहां से करना है, यहां से करना। चलिए करते हैं, कैसे आएगा कैसे आएगा, देखो ध्यान देना भाई, अच्छे से देखना। हमें डीएम को डीएक्स की फॉर्म में लेके आना है, तभी काम बनेगा। और कैसे लेके आए ये भी देखते हैं। इसका मास पर, यूनिफॉर्म रॉड है तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा। मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर में 1 पर यूनिट लेंथ है तो वो 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मिलीमीटर ले लो। अगर 1 सेंटीमीटर में 1 केजी मास है तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी 1 केजी होगा, 1 सेंटीमीटर में 1 केजी, 1 सेंटीमीटर में 1 केजी, ऐसा चलता रहेगा। मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा और मास पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, तो हम ये भी कह सकते हैं इसकी लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे करें इस रॉड का, कैसे करें सेंटर ऑफ मास फाइंड। देखो अब देखो ध्यान देना, ये रॉड ऐसी है ना, थिन रॉड है, एक्स एक्सिस में ही होगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, बस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम ये अपॉन टोटल मास एम। ठीक है, टोटल मास तो एम रहेगा, लेकिन डीएम को डीएक्स कैसे बनाए, तभी जाके इंटीग्रेशन होगा। डीएम को डीएक्स कैसे बनाए, तो डीएम क्या है, एक स्मॉल मास। तो हम कैसे रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, ध्यान देना, अच्छे से देखना। रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहां से फिर से यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ को कहते हैं लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, कैसे करना है, तो हमने कहा एक रॉड लाओ, देखो फिर से इसको हटा देते हैं, एक रॉड लेके आए, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा दो। रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास रॉड है, थिन रॉड है, इसका मास है सपोज m और लेंथ है इसकी l और इसका मास है m। ठीक, हमने कहा यहां पे ओरिजिन बना लो, बना लिया, ओरिजिन हो गया यहां पे। ठीक, यहां से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल मास हमने लिया, स्मॉल मास dm, ये स्मॉल मास, इसकी थिकनेस सपोज dx, थिकनेस कितनी है dx। ठीक, तो स्मॉल मास किसके, हमें डीएम को डीएक्स बनाना है तभी इंटीग्रेट होगा। फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। यूनिफॉर्म मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। तो हमने कहा थिन रॉड है, एक्स एक्सिस में कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, सिमेट्री से पता लग रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो बिल्कुल सेंटर पे आएगा, लेकिन हम यहां से करना चाहते हैं, यहां से निकालना चाहते हैं उसको, चलो निकालते हैं। तो हमने कहा फॉर्मूला तो ये है एक्स डी एम अपॉन एम, तो इंटीग्रेट तभी होगा जब डीएम को डीएक्स बना ले। कैसे बनाए, देखो ये डीएम स्मॉल मास है, ये किसके इक्वल होगा, डीएम विल बी इक्वल टू, देखो इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएक्स लेंथ में कितना मास आएगा, मास पर यूनिट लेंथ है m अपॉन एल, तो डीएक्स लेंथ में कितना मास आएगा इनटू डीएक्स, और यही हमारा स्मॉल मास डीएम है। स्मॉल मास डीएम जो कि डीएक्स लेंथ में आ रहा है, किसके इक्वल होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय, ये कांस्टेंट है ना मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, तो ये और बन गया हमारा स्मॉल मास। ठीक है, यहां से समझ आया, ये चीज समझ आई, यहां पे क्या हुआ, स्मॉल मास किसके इक्वल होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन dx, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ उस पोर्शन का मास आ गया, dm आ गया। ठीक है, dm अब dx बन गया, यहां रख लो, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन x dm क्या है, m अपॉन l, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस में लैम्डा भी लिखा हो सकता है वो ये, इनटू dx अपॉन टोटल मास m, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, लिमिट रख लीजिए इंटीग्रेशन में, ऐसे छोटे छोटे मासेस यहां से यहां तक हैं, यहां से यहां तक, ऐसे डीएम 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 यहां से यहां तक है, इनका सम कर रहे हैं ना हम, इनका सम कर रहे हैं तभी तो इसको इंटीग्रेशन डाला, तो यहां से यहां तक है, मतलब 0 से l तक लिमिट लगा दो, 0 से l तक, 0 से l तक, ऐसे छोटे छोटे डीएम 0 से l तक है, तो लिमिट लग गई 0 to l, तो एक्स एम इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, मास कांस्टेंट है, बदलता नहीं है रॉड का, वही तो रहेगा, लेंथ इसकी वही रहेगी, तो m अपॉन l और नीचे m तो है ही, तो 0 to l x dx, m से m गया, सो एक्स एम इज इक्वल टू 1 अपॉन l, इसका इंटीग्रेशन कर दो, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x n प्लस 1, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, x टू द पावर 1 का है ना, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल तक। ठीक, इसको यहां रख लो, अपर लिमिट रख ली तो 1 बाई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट एक्स के प्लेस पे 0, तो 0 हो गया। तो एक्सीएम किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपके पास एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एल, तो एल बाई 2, मतलब यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा, एल बाई 2, इसकी लेंथ एल है, सेंटर ऑफ मास होगा ओरिजिन जो कि यहां सेलेक्ट किया था, यहां से एल बाई 2, मतलब बिल्कुल सेंटर पे, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक, सिमेट्रिकल है, आना यहीं पे चाहिए था। एक बार फिर से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, एल बाई 2, एल इसकी लेंथ है, एल बाई 2 मतलब बिल्कुल सेंटर पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास आ गया। समझ में आया तरीका क्या क्या, एक बार फिर से फाइनल देख लें। यूनिफॉर्म रॉड थी, यूनिफॉर्म रॉड मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ सेम है, जिसे हम कहते हैं लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी। तो हमने कहा फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन एम। हमने कहा डीएम को डीएक्स बनाना है, डीएम क्या है, स्मॉल मास, डीएम को डीएक्स कैसे बनाए, स्मॉल मास किसके इक्वल होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, तो हम आ जाएगा इस पोर्शन का मास डीएम। तो डीएम इक्वल टू ये हो गया, यहां रख लो, जो कांस्टेंट है बाहर लिख लो। ऐसे छोटे छोटे मासेस कहां तक हैं, 0 से एल तक लिमिट लग गई, 0 टू एल, जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एम से एम गया, 1 अपॉन एल ये हो गया। बाकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट एक्स के प्लेस पे एल माइनस लोअर लिमिट 0, तो एल बाई 2 यहां एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एल बाई 2, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से एल बाई 2 बिल्कुल बीच में होगा। तो इसमें इतना ही, बाकी आगे देखते रहेंगे। थैंक यू।